हेलो एवरीवन। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेकंड पार्ट देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। आज हम इस क्लास में थेरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट की कितनी थेरीज है और वो किस तरीके से काम करती है। लेकिन अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखकर आइए ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी जाएगी। आपके सिलेबस के अंदर मोस्टली आपको दो तरीके की थ्योरी पूछी जा रही है। एक तो हेनरी फ्योल की थ्योरी। हेनरी फ्योल की थ्योरी का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। और दूसरी थ्योरी है फ्रेडरिक विल्सन टेलर की, जिसे साइंटिफिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ऐसी तो मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज है जो आप एमबीए तक जाते जाते पढ़ते चलोगे, लेकिन सारी मैनेजमेंट की थ्योरीज में से ये दो थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कौन सी दो थ्योरी? एक हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और फ्रेडरिक विल्सन टेलर की यानी एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक, जिसमें से आज हम लोग हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती क्या है। हेनरी फ्योल हेनरी फ्योल ने आपको 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन वो 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने के पहले हेनरी फ्योल के बारे में पढ़िए कि हेनरी फ्योल कौन थे और किस तरीके से काम कर रहे थे। हेनरी फ्योल ये वो इंसान है जिनका बर्थ 1841 में हुआ और 1925 में उनकी डेथ हो गई। ये कौन थे? ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। आपको ये चीज पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। माइनिंग इंजीनियर किसे बोला जाता है? जो लोग खदानों में काम करते हैं ना, उन्हें माइनिंग इंजीनियर्स बोला जाता है। तो ये उस खदान में इंजीनियर थे। who turn as a leading industry and successful manager, जो समय के साथ क्या बन गए? एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और सक्सेसफुल मैनेजर बन गए। यानी उनका मैनेजमेंट बहुत फेमस था। उन्हें ऐसा बोला जाता था कि ये वेल मैनेजर है, इनका मैनेजमेंट बेस्ट माना जाने लगा। He started his career as a mining engineer। शुरुआत में उन्हें अपना करियर माइनिंग इंजीनियर से शुरू किया और बाद में बढ़ते 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 वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे जा पहुंचे। आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपनी कंपनी में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, बहुत सारे प्लान्स चलाए और उन सब के भरोसे पर ही फ्योल possess 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration। क्या बोला जा रहा है कि हेनरी फ्योल ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर 14 प्रिंसिपल्स बनाए और वो 14 प्रिंसिपल को अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो आपको पब्लिश करके दिए। याद रखिए ये 14 प्रिंसिपल प्रैक्टिकल इन नेचर है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में क्या फर्क रहता है वो भी समझिए। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में कई थ्योरी पढ़ी है, अजम्पशंस पढ़े इकोनॉमिक में, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप सबको अच्छे से पता है कि वो अजम्पशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पूरी की पूरी 14 प्रिंसिपल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये हेनरी फ्योल के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, इसलिए इसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं बोला जाता है। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज ट्रीटेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उनके इस 14 प्रिंसिपल के मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूशन के कारण दुनिया ने उसे फादर ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा दिया। उन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट जाना जाने लगा। आपको पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, तो आपको पता रहना चाहिए हेनरी फ्योल इज ट्रीटेड एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट बोला जाता है, उसी तरीके से हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। तो देखिए हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल आपको दिया गया है। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स है। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, इनिशिएटिव, स्प्लिट द क्रॉप, स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूनर, इक्विलिटी, ऑर्डर, सब ordination of individual interest to general interest and at last principle of remuneration। आपको ये पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। ये वही दिए हैं पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स जो अभी हमने देखे थे। ये पूरे के पूरे वो 14 प्रिंसिपल्स है। उसके बाद में हेनरी फ्योल का पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब डिवीजन का मतलब बांटना।
हेनरी फ्योल क्या बोला जा रहा है कि काम बांटा जाना चाहिए। जैसे कि अगर पूरा का पूरा काम मैं आपके सर पे दे दूं तो मुश्किल जाएगा ना आपको परफॉर्म करने के लिए, आप बोलोगे सर इतना सारा काम मैं करूं। इसलिए हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं कि कंपनी के अंदर काम को बांट दिया जाना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि देखिए एक इंसान है, इस एक इंसान ने अपना काम इन 3 लोगों में बांटा, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी ऐसा समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना काम 3 डिपार्टमेंट में बांट दिया और ये 3 डिपार्टमेंट ने फिर अपना काम आगे आगे बांटा आगे वाले लोगों में। तो जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काम कम भी होता जाएगा। तो यही प्रिंसिपल को डिवीजन ऑफ वर्क बोला जाता है, यही प्रिंसिपल को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the work is divided into different kinds of technical, financial, commercial and security operation, accounting and managing। जैसे कि सिक्योरिटी का काम हम सिक्योरिटी गार्ड को देंगे, पैसों से संबंधित काम हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को देंगे, जो टेक्निकल काम रहेगा कंप्यूटर रिलेटेड वो हम किसी टेक्निकल एक्सपर्ट्स को देंगे, मार्केट से रिलेटेड काम हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देंगे। तो इस तरीके से काम को बांटा जाना चाहिए। इट इज असाइंड टू एम्प्लॉय एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटी। जो जिस डिपार्टमेंट में क्वालिटी है, जिस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है, उसकी योग्यताओं को देखते हुए ये काम बांटा जाता है। इट हेल्प इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉय। ये आपकी एफिशिएंसी को और आपके एक्सपर्टनेस को बढ़ाने में मदद करता है, विच अल्टीमेटली टर्न इन एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव लेवल। क्या बोल रहा है? अब समझो कोई एक इंसान है जो एक्सपर्ट किसी और डिपार्टमेंट में और मैं काम कोई और करवा रहा हूं उससे, मतलब एक वो इंसान जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है मैं उसे मार्केट में घुमा रहा हूं मार्केटिंग करवाने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए बोला है डिवीजन ऑफ वर्क करो एज पर देयर क्वालिटीज एंड कमोडिटीज। जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको उस चीज का काम दिया जाना चाहिए, तो वो चीज बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है देखिए, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या बोलता है ये प्रिंसिपल कि जिसको अथॉरिटी दोगे जिम्मेदारी भी उसी मिलनी चाहिए। जैसे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए और आपके छोटे भाई की अथॉरिटी, जिम्मेदारी वो आपके सर पे देके गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको देके गए हैं कि आपको इसको संभालना है। अब मुझे बताइए उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिम्मेदारी दे दी, लेकिन उसी के साथ उन्होंने आपको क्या बोला? इसको मारना नहीं, इसको डांटना नहीं, इसके ऊपर चिल्लाना नहीं, ये जो बोला वो उसकी बात सुनना। तो मुझे बताओ आपका छोटा भाई आपकी बात मानेगा क्या? वो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेगा। रीजन, आपको आपके घर वालों ने अथॉरिटी नहीं दिए। क्या नहीं दिया? आपके घर वालों ने आपको अथॉरिटी नहीं दी है। अथॉरिटी नहीं मिलने के कारण आप अपना काम अच्छे से कर नहीं सकोगे। इसीलिए बोला गया है कि अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं तो मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, और अगर मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। अगर मैंने आपको बोला कि वक्त आया तो इसको चिल्ला देना, तो ऐसे केस में जिम्मेदारी भी आपकी है कि उसको कुछ होना नहीं चाहिए। इसलिए बोला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ राइट टू टेक डिसीजन। देखिए अथॉरिटी का मतलब क्या है? डिसीजन लेने का अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग यू विल बी लाइबल फॉर दैट। कुछ भी गलत जाता है तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएट बाय द सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी हमेशा जिम्मेदारियों से आती है, दोनों साथ बाय साथ चलते हैं। मींस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शूज हैंड बाय हैंड। जिसके हाथ में अधिकार है उसी के हाथ में जिम्मेदारी रहेंगी, जिसके हाथ में जिम्मेदारी है उसके हाथ में अधिकार। जैसे कि समझो कलेक्टर के हाथ में अधिकार है कि वो अपनी एक सिग्नेचर से पूरा लॉकडाउन लगा के पूरे डिस्ट्रिक्ट को बंद कर सकता है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी भी उसी की रहती है। इसलिए बोला है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ में चलती है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये वो चीज है जिसकी हमारे अंदर बहुत ज्यादा कमी है।
बराबर है ना। ये वो चीज है जो आपके अंदर दूर दूर तक नहीं दिखती। अगर आपके साथ डिसिप्लिन की बात की जाए तो आप बोलोगे सर ये जो डिसिप्लिन नाम की चीज है ना, इसके साथ हमारा वैसा रिलेशन है जैसा भारत का पाकिस्तान के साथ है। दूर दूर तक आपके साथ और डिसिप्लिन का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हेनरी फ्योल ये चीज बोलते हैं कि अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। डिसिप्लिन इज द मोस्ट essential thing in the organization. If you want to be a successful, first you want to be a discipline. क्या बोला है? अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। आप देखिए ना, जिस संस्था में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहता है वो अच्छे से चलती है, वो सक्सेस पे रहती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं रहता वो धीरे 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 लॉस में जाती है। एम्प्लॉय मस्ट ऑबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स गवर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन का पालन किया जाना चाहिए, हमारे हर नियमों का पालन करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, हर किसी में समझ रहनी चाहिए। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल, और हर किसी को अपना डिसिप्लिन पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब होता है एकता, एक साथ। यूनिटी ऑफ कमांड बोलने का मतलब क्या है? ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। बस यही कीवर्ड है, ओनली वन सुपेरियर। वन सुपेरियर का मतलब क्या है कि मुझे ऑर्डर किसी एक ही इंसान से मिलना चाहिए, दो इंसानों से मुझे ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। मुझे बोलो ना, पापा ने बोला कर, मम्मी ने बोला मत कर, किसकी सुनोगे? फिर पापा ने बोला, मैंने बोला ना कर, तू जा। मम्मी ने फिर बोला, मैंने मना किया ना, बिल्कुल नहीं जाना। हमने किसकी सुनना? हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट में भी यही चीज होती है कि अगर हमारे ऊपर दो बॉस बैठे और दोनों अलग अलग ऑर्डर दे रहे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए देखिए क्या हाल है। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल झगड़ों में मदद करता है, झगड़ों को सुलझाने के लिए। जैसे कि आपने मम्मी के पास जाके कुछ पूछा, मम्मी मैं बाहर जाऊं क्या? मम्मी ने एक चीज बोला, पापा से पूछ, यानी वन बॉस। तो ऐसे केस में डिस्प्यूट होगा नहीं, झगड़े होंगे नहीं। और अगर मम्मी ने बोला जा, पापा ने बोला मत जा, पापा ने बोला जा, मम्मी ने बोला मत जा, आप कंफ्यूज होंगे और वो डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। आपके नहीं तो फिर वो घर पे झगड़े हो जाएंगे, आप तो निकल जाओगे अपना फायदा देख के। अगर आपको जाना है, मम्मी ने बोला जा, तो आप मम्मी की सुन के निकल जाओगे, पीछे घर पे झगड़े हो जाएंगे, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये काम होना नहीं चाहिए। If an employee receive command from more than one authority, he will get confused. अगर एक से ज्यादा से अधिकार मिलेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी सुनना है और किसकी नहीं सुनना है। इसलिए एक हायरार्ची फॉर्म होनी चाहिए। हायरार्ची का मतलब एक लेवल फॉर्म होनी चाहिए कि कौन किसको सुनेगा। जैसे कि मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ के नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के हाथ के नीचे एचओडी, एचओडी के हाथ के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के हाथ के नीचे फोरमैन। ये एक हायरार्ची है। हर कोई अपने इमीडिएट बॉस की सुनेगा और किसी की नहीं सुनेगा। इसलिए बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कमांड। ये आगे आपको और अच्छे से समझेगा। देखो, ये एक इंसान है, ये एक इंसान के हाथ के नीचे तीन लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक ही इंसान है जो ऑर्डर देने वाला है, तो ये सही तरीका है। लेकिन ये देखो, यहां दो बॉस है और ये इंसान कहीं पे कोई भी किसी को कोई भी ऑर्डर दे रहा है। देखो, ये जो इंसान है ये कभी इसको ऑर्डर दे रहा, कभी इसको ऑर्डर दे रहा, ये इंसान भी कभी इसको ऑर्डर दे रहा, कभी इसको ऑर्डर दे रहा। तो ये जो नीचे वाला इंसान है, ये जो इंसान है, ये कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हम इसकी सुने या इसकी सुने। तो ये रॉन्ग अप्रोच है। इसलिए बोला गया है कि ये जो अप्रोच है ये गलत तरीका है और ये जो अप्रोच है ये सही तरीका है कि एक इंसान के ऊपर एक ही बॉस रहना चाहिए। ये चार्ट आपको एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा का ऐसा देखने मिल जाएगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, आपको बचपन याद आ गया, वो बचपन में खेलते थे ना हाइड एंड सीक के वक्त, ये वैसा नहीं है। ये है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, यूनिटी का मतलब एकता और डायरेक्शन का मतलब क्या है ये देखो यहां से समझेगा इस पिक्चर से, कि हर किसी ने एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। कोई बोलेगा ईस्ट और दूसरा बोलेगा वेस्ट, तो ये डायरेक्शन सही थोड़ी है। कंपनी कहां जाएगी? कंपनी गिर जाएगी। इसलिए हर किसी ने एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। देखिए ना, ये लोग सब, ये बॉस है,
और ये बाकी सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, एक के पीछे एक, यानी सब एक डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें भी देखो ये दिखा, ये यूनिटी, सब एक आ गए, हम सब मिलकर काम करेंगे, तो ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए, द प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही प्लान रहना चाहिए, दो प्लान रहने नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो डिपार्टमेंट मानो, कंपनी में दो डिपार्टमेंट है समझो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करो, सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है 20,000 का सेल्स करो। तो मुझे बताओ, प्रोडक्शन और सेल्स में मैचअप हो रहा है क्या? एक बोल रहा है 1 लाख, दूसरा बोल रहा है 30,000। एक बोल रहा है 1 लाख, दूसरा बोल रहा है 2 लाख। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, प्लान एक ही रहना चाहिए। 1 लाख तो 1 लाख, 30,000 तो 30,000, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही प्लान बनना चाहिए, उसे बोला जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी मेरा फायदा, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट यानी पूरे कंपनी का फायदा। तो हमने पूरे कंपनी के फायदे के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए। इसलिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में, यानी कंपनी के अपने अकेले के फायदे को कंपनी के फायदे में और मैनेजमेंट को बदलते आना चाहिए। देखिए, दिस प्रिंसिपल, the interest of individual must be given less important in comparison of the organization। यानी आप कुछ बोल रहे हो, घर में कोई दूसरा कुछ और बोल रहा है, तो पापा वो डिसीजन लेते हैं जो घर की भलाई के लिए, ना कि वो जो आपकी भलाई के लिए, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए। तो उसी चीज बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट में जो कंपनी की भलाई है वो डिसीजन लिया जाना चाहिए, किसी एक की भलाई का नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, पूरे घर का फायदा होगा तो उसमें आपका भी फायदा होगा ना। यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, कंपनी के भले में सबका भला हो जाता है। While taking decision in the organization, a manager should always consider the interest of whole group rather than a single employee। किसी एक के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है कि हमने पूरे कंपनी की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसी हिसाब से पूरे डिसीजन लेने चाहिए। और लास्ट प्रिंसिपल देखिए क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऐसी दो बातें रहती है, दो अलग अलग है। एक क्या है? सेंट्रलाइजेशन, और दूसरा क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। फर्क समझिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब केंद्रीकरण, पूरे अधिकार एक के हाथ में। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर वेस्ट इन वन हैंड और फ्यू हैंड। पूरे अधिकार मेरे पास, तुमको हर छोटी से छोटी बात के लिए मेरे पास आना पड़ेगा पूछने के लिए। तो ये कैसा हो गया? सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो गया। लेकिन अगर हमने हर डिपार्टमेंट को अलग अलग अधिकार दे दिए तो वो क्या हुआ? डिसेंट्रलाइज। यानी मैनेजमेंट को बोला, फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला तू अपने डिसीजन खुद ले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला तेरे डिपार्टमेंट के डिसीजन तू ले। तो ऐसे केस में ये डिसेंट्रलाइज हो गया। देखिए, इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन डिसेंट्रलाइजेशन इन द पावर ऑफ अथॉरिटी। क्या बोला है? छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन रखो, अधिकार अपने पास रखो। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी संस्था चला रहे हो, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो ऐसे केस में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो मैनेजमेंट है, वो डिसेंट्रलाइज रहना चाहिए, यानी अधिकार बांटे जाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, पापा के पास पूरे अधिकार है तो वो सेंट्रलाइजेशन है, कुछ अधिकार पापा के पास, पापा ने आपको बोला ये छोटी छोटी बातों के लिए क्या पूछते हो, ये अधिकार तुम खुद कर लिया करो, तो ये क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन पापा को ये चीज पता है कि कौन से अधिकार आपको देने हैं और कौन से अधिकार अपने पास रखने हैं, यानी कौन से सेंट्रलाइज रखने हैं और कौन से डिसेंट्रलाइज करने हैं। तो इसमें प्रॉपर बैलेंस रहना जरूरी है। ये सातों पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कोई भी डाउट रहता है तो इन्फॉर्म कीजिए। बचे हुए 7 पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।